नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज भान आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12। दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं समावयवता, आइसोमेरिज्म। अब इस आइसोमेरिज्म को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पहले आइसोमेरिज्म की एक वीडियो गई हुई है जिसमें हम लोग बेसिक तरीके से समझें कि समावयवता क्या होती है, किसे कहते हैं समावयवता, और कितने तरीके की होती है। तो चलिए ये एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज आइसोमेरिज्म या समावयवता। दोस्तों, समावयवता को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं कि समअवयवता मतलब समअवयवता मतलब समावयवता, इसको हम लोग कहेंगे। सम मतलब होता है एक समान, अवयव मतलब होता है एलिमेंट या पदों का, और ता मतलब होता है होना या आदत, होने की आदत, मतलब एक समान पदों की होने की आदत को हम लोग कहते हैं समावयवता। मतलब अगर इसको अलग तरीके से समझे तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के अणु सूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे हों, लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग हों, उनके परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था अलग अलग हो, उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हों, तब हम उन दो या दो से अधिक पदार्थों को समावयवी कहेंगे, एक दूसरे का समावयवी कहेंगे। और ऐसा होना या ऐसी घटना को समावयवता कहते हैं। अगर बात करते हैं कि समावयवता को सबसे पहली बार किसने परिभाषित किया था, या समावयवता शब्द या आइसोमेरिज्म शब्द का या आइसोमर शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अब दोस्तों, बात करें कि समावयवता कितने तरह की होती है, तो बेसिकली यहाँ पे संरचनात्मक समावयवी और दूसरा त्रिविम समावयवी होता है। मतलब कि समावयवता दो तरीके की होती है, एक होती है संरचनात्मक समावयवता, दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। ठीक है, इसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और फिर से यह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 तरीके की होती है, जिसमें देखिए पहला है कौन, पहला है पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समावयवता, दूसरी है चेन आइसोमेरिज्म या स्थान समावयवता, ठीक है, श्रृंखला समावयवता, और तीसरी है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथी है चलावयवता या इसको कहते हैं कीटो इनाल समावयवता या टाटोमेरिज्म, और उसके बाद होती है मध्यावयवता या मेटामेरिज्म, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिंग चैन आइसोमेरिज्म। अगर उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता कितने तरह की होती है, तो दोस्तों ये 3 तरह की होती है। एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब कि प्रकाशीय समावयवता, दूसरी होती है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब कि ज्यामितीय समावयवता, और नेक्स्ट होती है रोटेशनल या कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इन एक एक समावयवता को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे उदाहरण के साथ। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें कि इनके अंदर भी कोई समावयवता है क्या, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अभी आप 11 में होंगे, आशा करता हूं 11 में आप होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको एक बेसिक तरीके से इनको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो इनके अंदर भी जाना बहुत ही जरूरी है, और इनके अंदर से चीज़ों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें कंपटीशन में पूछी जाती हैं। अगर बात करते हैं कि प्रकाशिक समावयवता कितने तरह की होती है, तो देखिए इसमें 2 तरीके की समावयवता होती है, जो कि एक डी यौगिक होता है, डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड बोल सकते हैं, और एक दूसरा जो होता है वो होता है यल फॉर्म, और पहला डी फार्म और यल फॉर्म। डी फॉर होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, यल फॉर होता है लीवो रोटेटरी कंपाउंड। या आप उसके अंदर पढ़ते हैं जब हिंदी में तो कहते हैं दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक, और यल फॉर्म को कहते हैं वामावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक। ठीक है, तो इस तरह से ध्रुवणता इसके अंदर आती है, ध्रुवण घूर्णक यौगिक आते हैं इसके अंदर, उनको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए आती है ज्यामितीय समावयवता। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और इनसे कोई दूसरे परमाणु या समान प्रकार के परमाणु या परमाणु समूह जुड़े होते हैं, तब इनमें सिस और ट्रांस समावयवता आती है, जिनको हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता। दोस्तों, ये समावयवता और कहाँ पाई जाती है, तो देखिए जहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो वहां भी ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। अगर कहीं पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो तब भी यह ज्योमेट्रिकल समावयवता इसमें पाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से यौगिक ऐसे हैं जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग एथेन पढ़ते हैं, एथेन का 2 कन्फर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों कन्फर्मेशन को पढ़ने के लिए, अच्छे समझने के लिए ये समावयवता आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, कन्फर्मेशनल या रोटेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइए एक एक को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। क्या होती है स्थान समावयवता, मतलब इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिकों के, रासायनिक पदार्थों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, लेकिन उसमें एक नॉर्मल चेन रहेगी, तो वही नॉर्मल चेन दूसरे में आइसो में या नियो में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, मतलब स्थान समावयवता का क्या होता है कि एक कार्बन परमाणु की लंबी चेन से जो
क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं या जो शाखाएं जुड़ी होती हैं उनका स्थान बदल जाता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। मैं फिर से बता दूं एक बार कि ऐसी समावयवता जिनमें दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिकों में जो मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उनके स्थान में भिन्नता होती है, उसके बाद भी उन दोनों यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, तो ऐसे समावयवियों को या ऐसे यौगिकों को हम एक दूसरे का स्थान समावयवी कहते हैं और ऐसी घटना को स्थान समावयवता कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसको उदाहरण से समझेंगे, तो आइए इनका उदाहरण देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं स्थान समावयवता यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म। कैसे समझेंगे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म है? देखिए, शर्त क्या है, दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उनमें क्रियात्मक समूह या शाखाएं जो जुड़ी रहेंगी उनका स्थान बदल जाएगा। तब हम इन दोनों यौगिकों को एक दूसरे का स्थान समावयवी कहेंगे और ऐसी घटना को कहते हैं स्थान समावयवता यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई आपके पास कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, मान लीजिए एक यौगिक ये है। ठीक है, मान लेते हैं A इसको। ठीक है, A मान लेते हैं। और अगर दूसरा हम इसी तरीके से लिख दें, जैसे कि अगर बात करते हैं एक CH2 हो गया, CH3 मान लेते हैं, C मान लेते हैं, डबल बॉन्ड C मान लेते हैं और फिर CH2 मान लेते हैं। ठीक है, इनको देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं 3 होगा, आपको मालूम होगा, IPSC में मैं बता चुका हूँ। देखिए इन दोनों को देख लीजिए। ठीक है, दोनों को देखिए, और यहाँ पर अगर ये बैलेंस नहीं है, ये कार्बन 4 बंद हमेशा बनाता है, इधर 2 बंद बनाए उधर 1 बंद, तो यहाँ पे यस लगाना चाहिए, यस लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए मिला लीजिए, इनका और इनका दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कैसे सेम है आइए देखते हैं। देखिए इसमें कितना कार्बन है, इसमें दोनों को मिला के यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन हो गया, 2 हाइड्रोजन, 1 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन इधर हो गया, 3 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। ठीक है, मतलब कि 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन दोनों में है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पर द्विबंध कहाँ है, यहाँ पर द्विबंध किधर है, 1 2 3 4, यहाँ पर ये कहाँ पे आ रहा है, देखिए एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, यहाँ पे कहाँ आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। यहाँ पर देखिए इधर से गिनेंगे तो इधर से गिनेंगे तो दोनों ओर से बात बराबर है, 1 2 3 4। यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ है, 2 और 3 के बीच में है, यहाँ पर कहाँ है, 1 और 2 के बीच में है। मतलब कि ये दो अलग अलग तरीके के यौगिक हैं, लेकिन दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में पोजीशन स्थान किसका स्थान, द्विबंध का स्थान अलग अलग है। तो ऐसे में ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, स्थान समावयवी, और इन दोनों का सेम होना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना क्या कहलाता है, स्थान समावयवता। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए बी वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि CH3 CH2 और OH। ठीक है, यहाँ पर कौन है, OH कितने नंबर पे है, इधर से 1 नंबर पर है। अगर काउंटिंग करेंगे तो 1 2 तीसरा कार्बन हो जाएगा, और ये OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहले से। इसी को जस्ट बनाते हैं इस तरह भी, CH3 यहाँ पे H लगा देते हैं, यहाँ पे OH लगा देते हैं। देखिए OH कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और ये OH कहाँ पर आ गया, 2 नंबर से जुड़ गया। यहाँ पर OH कितने नंबर से जुड़ा है, 1 नंबर से। फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं, देख लीजिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन इधर हो गया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन इधर भी है। हाइड्रोजन को देखिए, 3 हाइड्रोजन, 2 3 2 5 हाइड्रोजन, 2 7 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन इधर है, 8 हाइड्रोजन इधर हो गया। इधर देखिए 3 4 4 3 7 और 1 8 हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए, इसमें कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसमें कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। मतलब देखिए ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका और इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है, लेकिन इसमें जो क्रियात्मक समूह जुड़ा और इसमें जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है OH, इन दोनों के स्थान में भिन्नता है। तो ऐसे दोनों यौगिकों को एक दूसरे का स्थान समावयवी कहेंगे, और ऐसा होना स्थान समावयवता कहलाता है। ठीक है, आगे आइए दोस्तों एक और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आप इनको पहचाने होंगे, आप इनको जानते होंगे, ये कौन है, बेंजीन है। अभी बेंजीन नहीं है, अब बेंजीन हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर एक कार्बन से अगर CH3 जुड़ जाता है, तब इसको हम लोग कहते हैं टॉलुइन। क्या कहते हैं दोस्तों, टॉलुइन, या इसको हम कह सकते हैं मेथिल बेंजीन। क्या कहते हैं, मेथिल बेंजीन। अगर यहाँ पर एक CH3 और जोड़ दें, तब हम इसको कहते हैं जाइलीन। क्या कहेंगे,
जाइलिन। लेकिन यह CH3 किस पोजीशन पर है? देखिए दोस्तों, जब ये बेंजीन होगा ना तो यहाँ पर एक कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठवां कार्बन। 2 नंबर इस पोजीशन और 6 नंबर इस पोजीशन, 2 और 6 नंबर की पोजीशन को हम लोग कहते हैं, 2 और 6 की पोजीशन को हम लोग कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, 2,6 की पोजीशन को हम लोग कहते हैं आर्थो पोजीशन। ठीक है, आर्थो, और इसको O से दिखाते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में O से दिखाते हैं। 3 और 5 नंबर की पोजीशन को हम लोग कहते हैं मेटा। क्या कहते हैं दोस्तों? मेटा, और इसको स्मॉल m से दिखाते हैं। ठीक है, और 4 नंबर की पोजीशन को हम लोग कहते हैं पैरा, और इसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल p से। ठीक है, तब यहाँ पे इसके CH3 के यहाँ जुड़ जाने से ये हो गया जाइलिन, और ये CH3 किस पोजीशन पे? 5 नंबर पे। 5 नंबर क्या कहते हैं? मेटा। तो ये हो जाएगा मेटा जाइलिन। क्या हो जाएगा इसका नाम? मेटा जाइलिन। ठीक है, अब दोस्तों इसका देखिए, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ना, वो जस्ट एक और हम बनाएंगे उसके बराबर होगा। मतलब हम यहाँ पे बना दे रहे हैं इसी की तरह का एक सेम फार्मूला। ठीक है, सेम यौगिक बना दे रहे हैं। यहाँ पर हो गया CH3, और यही CH3 को उठा के हम लोग यहाँ पे कर देते हैं CH3। तब ये क्या हो जाएगा? देखिए कौन सी पोजीशन है ये? 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 2 और 6 को क्या कहते हैं? आर्थो। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा? आर्थोजाइलिन। आर्थोजाइलिन मतलब इनको और इनको देखेंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा, लेकिन दोनों में जो CH3 की पोजीशन है वो अलग अलग है। ठीक है, पोजीशन अलग अलग है, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे का पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर बोलेंगे, और ऐसी घटना को कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखेंगे हम लोग। दूसरा क्या होगा हमारा? श्रृंखला समावयवता। क्या होगा दोस्तों? श्रृंखला समावयवता, और इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। इसको इंग्लिश में बोलेंगे चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए चैन आइसोमेरिज्म को भी समझ लेते हैं अच्छे से, देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं चैन आइसोमेरिज्म की या फिर श्रृंखला समावयवता की। तो इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनमें जो कार्बन परमाणु की लंबी चेन जो होती है वो एक बार नॉर्मल के फॉर्म में रहेगी, एक बार आइसो के फॉर्म में रहेगी, और एक बार नियो के फॉर्म में रहेगी। जैसा कि हम लोग जब आयुर्वेद से पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पढ़े थे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, फिर पढ़े थे आइसो हाइड्रोकार्बन, फिर पढ़े थे नियो हाइड्रोकार्बन। मतलब कि ऐसे समावयवता में 2 या 2 से अधिक यौगिकों में उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेंगे, लेकिन उनमें जो कार्बन परमाणु की लंबी चेन रहेगी वो कभी नॉर्मल, कभी आइसो, कभी नियो में परिवर्तित होगी। तो ऐसे यौगिकों को हम एक दूसरे का चैन समावयवी कहते हैं, चैन आइसोमर कहते हैं, मतलब कि श्रृंखला समावयवी कहेंगे, और ऐसी घटना को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल देके समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि एक यौगिक है हमारे पास जिसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं CH3, CH2, CH2 और CH3। ठीक है, एक यौगिक हमारा ये हो गया जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, 1, 2, 3, 4 कार्बन है तो इसको हम लोग ब्यूटेन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कार्बन परमाणु की चेन अलग रहेगी थोड़ा। जैसे देखिए CH3, CH3, यहाँ पे H कर देते हैं और यहाँ पे CH3 जोड़ देते हैं। अभी ये क्या हो गया आपका? ये देखिए ऐसी चेन को आप लोग क्या कहते थे? आइसो हाइड्रोकार्बन। और जब आइसो लगाते हैं तो सभी कार्बन को गिन के उनका नाम लिखते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 कार्बन है तो इसको हम लोग कहते हैं आइसो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। अब देखिए इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं CH3, CH3 और यहाँ पर CH3। ठीक है, यहाँ पर CH3। चलिए बस इतना ही कर सकते हैं इसको, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा दोस्तों? अगर देखिए यहाँ पर एक कार्बन और रहता, मतलब 5 कार्बन रहते तो यहाँ पर एक कार्बन और बढ़ा देते और इसको हम लोग एक ऊपर लगा देते तो यहाँ पे 3 समावयवी हो जाते। मतलब इसका क्या है कि जैसे देखिए ये यौगिक और ये यौगिक दोनों का 1, 2, 3, 4 कार्बन है, दोनों में 4 कार्बन है। 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10 हाइड्रोजन हो गए, इधर 10 हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4, 3, 7 और 3, 10 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। मतलब दोनों यौगिकों का अणुसूत्र समान है। ठीक है, लेकिन इनकी संरचनाएं कुछ इस तरह से हैं, अलग अलग हैं। अगर दोस्तों इसी को हम लोग यहाँ पर एक कार्बन अगर और जोड़ देते, CH3 हो जाता है यहाँ पे और यहाँ पर, तब ये कैसी हो जाती? तब ये संरचना ऐसी हो जाती, मतलब यहाँ भी एक कार्बन और बढ़ जाता है। ठीक है, और ये हो जाता है एक दूसरा यौगिक। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बढ़ा देते, ये हो जाता। मतलब अगर हम इसको लिखते ना, इसमें 5 कार्बन हो गए, तब इस 5 कार्बन वाले यौगिक के 3 समावयवी होंगे, 1, 2, 3।
अगर यहाँ पर ये नहीं रहता, पहले वाला यौगिक रहता, तब उसके 2 ही समावयवी हो सकते हैं। मतलब काम की बात समझिए कि आप अगर यहाँ पे C4H10 लिखेंगे तो इसके केवल 2 ही समावयवी बनेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे 5 कार्बन कर देंगे तो इस 5 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन की 3 समावयवी बनेंगे। मतलब एक ही यौगिक के 2 समावयवी भी हो सकते हैं, एक ही यौगिक के 3 समावयवी भी हो सकते हैं, और भी अलग अलग यौगिकों के अलग अलग समावयवी हो सकते हैं। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि C4H10 से बनने वाले कुल समावयवियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ऐसे केस ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाता है। ठीक है, तो आगे आइए देखते हैं कौन सी समावयवता। तीसरा देखते हैं, तीसरी समावयवता हम लोग पढ़े थे क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता, इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आप समझ सकते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए इसमें होगा कि 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिकों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, लेकिन उन सभी में क्रियात्मक समूह जो जुड़े रहेंगे उनकी प्रकृति अलग अलग होगी। जैसे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समावयवता है, आइसोमेरिज्म है। जैसे देखिए इनका पहला एग्जांपल देख लेते हैं, ए पहला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 CH2OH, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है, एल्कोहलिक, मतलब OH जुड़ा है। OH का क्या नाम होता है, इसको कहते हैं हाइड्रॉक्सिल समूह या कहते हैं एल्कोहलिक समूह। ठीक है, एल्कोहलिक समूह। अब दोस्तों यह एक यौगिक हो गया, ठीक है, और इसकी समावयवता हम लोग देख रहे हैं। मतलब इसके एक और यौगिक को हम लोग बनाएंगे, इसी फार्मूले पर बेस्ड होगा, लेकिन उसमें क्रियात्मक समूह अलग रहेगा। उसमें क्या है, CH3OCH3। देख लीजिए जरा दोनों यौगिकों को, इसको कहते हैं ईथर। क्यों कहते हैं, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बीच में है, और इधर उधर दोनों साइड में क्या है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कौन है, OH है, OH है। इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, यह कौन सा यौगिक है, एल्कोहल है। क्यों है, क्योंकि इसमें OH समूह जुड़ा है। दोनों का फार्मूला देख लीजिए जरा, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। दोनों का फार्मूला देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गया। कितने ऑक्सीजन है, 1, उधर भी 1। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोस्तों दोनों का, लेकिन दोनों में, इसमें एल्कोहलिक समूह है, इसमें ईथर समूह है, दोनों में क्रियात्मक समूह अलग अलग हैं। यही परिभाषा हो जाती है कि जब 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, लेकिन उनमें जुड़े हुए क्रियात्मक समूहों की प्रकृति भिन्न भिन्न हो, ऐसे यौगिकों को हम एक दूसरे का क्रियात्मक समूह समावयवी कहते हैं, और ऐसी घटना कहलाती है क्रियात्मक समूह समावयवता। ठीक है, आइए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को देख के समझते हैं। पहला एग्जाम्पल ए हो गया, दूसरा बी हो जाता है। जैसे देख लीजिए ये क्या है, आप पढ़े होंगे CH3 CH2 CN। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नाइट्राइल यौगिक या नाइट्राइल समूह कहते हैं। मतलब यह यौगिक किस तरह का है, नाइट्राइल प्रकार का, या इसको कह सकते हैं साइनो यौगिक। अगर इसी तरह का दूसरा यौगिक बनाएं तो CH3 CH2 और NC। ठीक है, इनको देख लीजिए जरा, इनको देखिए, NC है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आइसोसाइनो समूह। क्या कहते हैं, आइसोसाइनो समूह। ठीक है, या आइसोसाइनो यौगिक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कौन सा यौगिक है, साइनो यौगिक है। मतलब इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणुसूत्र दोनों का समान होगा, लेकिन दोनों में जो क्रियात्मक समूह जुड़े हैं ना, वो अलग अलग हैं। ऐसे यौगिकों को हम एक दूसरे का क्रियात्मक समूह समावयवी कहते हैं, ऐसी समावयवता को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। ठीक है, आगे ये तीसरा एग्जाम्पल देख के समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास मान लेते हैं CH3 CH2 COOH। ये कौन सा यौगिक है, आप पहचान रहे होंगे, अगर IPSC पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि यह हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये पूरा यौगिक हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर हम एक और यौगिक लिख दें CH3 COOCH3, ये COO बीच में आ गया, तब इसको हम लोग कहेंगे एस्टर। क्या कहते हैं दोस्तों, एस्टर। नहीं दिख रहा होगा, सुन लीजिए ध्यान से, एस्टर कहते हैं। जब COO बीच में आ जाए तब हम उसको एस्टर कहते हैं, और जब COOH कहीं जुड़ जाए तो इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। दोनों यौगिकों को ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें क्रियात्मक समूह एस्टर है। मतलब दोनों यौगिकों का अणुसूत्र समान है।
लेकिन दोनों में क्रियात्मक समूह अलग अलग हैं। इसलिए इन दोनों में कौन सी समावयवता होगी? क्रियात्मक समूह समावयवता। इन दोनों को एक दूसरे का क्रियात्मक समूह समावयवी कहेंगे। ऐसी समावयवता को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। आइए आगे देखते हैं चलावयवता मतलब क्या होता है टाटोमेरिज्म या क्या होता है कीटो इनॉल समावयवता। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारी अगली समावयवता है चलावयवता या इसको कहते हैं टॉडोमेरिज्म या इसी का दूसरा नाम होता है कीटो इनॉल समावयवता। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे कीटो इनॉल समावयवता या चलावयवता क्या होती है। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है, अभी तो इसका बहुत रोल नहीं है आपके किताबों में या आपके एग्जाम के हिसाब से, लेकिन दोस्तों जब आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे ना, जैसे बीएससी सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो उसमें ये बहुत ही मायने रखती है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि इसका नाम आप समझ पा रहे हैं, एक कीटो यौगिक, जब कोई एक कीटो यौगिक इन और आल, आल मतलब एल्कोहल, इन मतलब द्विबंध, आल मतलब होता है एल्कोहल, मतलब कि जब एक कीटो यौगिक इन मतलब द्विबंध वाले एल्कोहल समूह में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, जब कोई एक कीटो यौगिक किसी द्विबंध वाले एल्कोहलिक समूह में परिवर्तित हो जाए और उसके बाद भी उन दोनों यौगिकों का अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो, ठीक है, तब उन एक दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे? एक दूसरे का चलावयवी या कीटो इनॉल समावयवी, और ऐसी घटना को हम लोग कहते हैं चलावयवता या कीटो इनॉल समावयवता। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करिए उदाहरण के माध्यम से। देखिए हमारा एक कीटो यौगिक है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। यह क्या है? यह आपका कीटो यौगिक है, मतलब यह एक कीटोन यौगिक है जिसमें यह कीटो या कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ठीक है, अब यही यौगिक किस में बदल जाएगा? इन आल में। मतलब होता क्या है, अगर हम इसको मैकेनिज्म वाले लेसन से समझें तब देखिए यह ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है, यह पाई बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जब खींच लेगा तब इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। अब यह किसी प्लस वाले को खोजेगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। यह जब माइनस हो जाएगा तब यह प्लस वाले को खोजेगा। इसमें से अगर कहीं से भी प्लस नहीं मिलेगा तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ से बंध को तोड़कर निकल जाएगा, तब यह प्लस हो जाता है। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करिए ध्यान से। जब ये बंध टूटेगा ना तो ये टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके इधर आ जाएंगे, तब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और तब यह हाइड्रोजन प्लस के रूप में अलग हो जाएगा। और जब यह हाइड्रोजन प्लस के रूप में अलग होगा तब उसे ये ऑक्सीजन माइनस वाला बुला लेगा। ध्यान से समझिए तब क्या हो जाएगा। मतलब हो जाएगा यह CH3, फिर यह सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यह C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर ऊपर O था, यहाँ से एक बंद उसकी तरफ चला गया तब वो O माइनस हो गया था, वह माइनस इस H को बुला लेगा, H को बुला लिया। फिर यहाँ पर एक बंद था और यहाँ क्या हो गया CH2, और जब ये हाइड्रोजन उधर चला जाएगा तब यह बंद आके इधर बैठ जाएगा, मतलब यहाँ पर। ठीक है, अब यह देख लीजिए यह क्या हो गया? यह हो गया, इसको कहेंगे इन। क्या कहेंगे दोस्तों? इन। और इसकी वजह से कहेंगे आल। हो गया इन और आल। इसी को कहते हैं हम लोग इनॉल। इसको कहते हैं इनॉल रूप। पूरे यौगिक को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे यौगिक को क्या कहेंगे हम लोग? इनॉल रूप। क्यों? क्योंकि इसमें इन मतलब द्विबंध और आल मतलब एल्कोहल, दोनों समूह उपस्थित हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कीटो रूप। क्यों? क्योंकि इसमें कीटो समूह उपस्थित है। यहाँ पर आप इनको बस समझिएगा कि इधर उधर हुआ है, इनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी समावयवता को हम लोग क्या कहेंगे? चलावयवता या कीटो इनॉल समावयवता। आप देख पा रहे हैं इन दोनों यौगिकों के अणु सूत्र समान है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का एक समान है, लेकिन इसमें कीटो समूह है, कार्बोनिल समूह कहते हैं इसे, इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है और इसमें इनॉल समूह उपस्थित है। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे का कीटो इनॉल समावयवी कहेंगे या चलावयवी कहेंगे। ऐसी समावयवता को कहते हैं कीटो इनॉल समावयवता या चलावयवता। आगे आइए देखते हैं मेटामेरिज्म क्या होता है। जैसे देखिए 5वीं समावयवता है मध्यावयवता। मध्यावयवता थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, नहीं तो ये मध्यावयव गड़बड़ हो जाता है सब। ठीक है, इसको कहते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म देखिए
इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं और उनमें जो क्रियात्मक समूह होता है ना वह बीच में होता है, मध्य अवयवता, मध्य में रहेगा। कौन? जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है वो मध्य में ही रहेगा, बस वह मध्य में रहेगा और उसकी एक तरफ दूसरी तरफ जो कार्बन समूह जुड़े रहते हैं, कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं, उनके समूह में केवल भिन्नता होगी, उनकी श्रृंखला में भिन्नता हो सकती है, लेकिन जो क्रियात्मक समूह वहाँ पे है, जो उपस्थित है क्रियात्मक समूह, वो अपने जगह पे ही रहेगा, मतलब बीच में ही रहेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल देते हैं, अगर एग्जाम्पल दें तो जैसे देखिए CH3 CH2 O CH3 CH2 CH3, जैसे मान लीजिए ये क्या है, यह क्रियात्मक समूह कौन है, इसमें O है, O बीच में है, इधर देखिए 2 कार्बन है, इधर देखिए 2 कार्बन है, ठीक है। यह ऐसे बना सकते हैं और इसी का दूसरा यौगिक कौन बनेगा, देखिए CH3 O CH2 CH2 CH3, देखिए यह यौगिक और इस यौगिक दोनों को देख लीजिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में जो क्रियात्मक समूह है ना वह भी कहाँ है, बीच में ही है। और केवल कितना बदलाव हुआ है कि यह जो बीच में क्रियात्मक समूह था ना, इसके एक तरफ या दूसरी तरफ जो कार्बन परमाणु हैं उनकी संख्या में भिन्नता हो सकती है। ऐसी ही समयावता को हम लोग कहते हैं मध्यावयवता, और इन दोनों यौगिकों को एक दूसरे का मध्यावयवी या मेटामर कहेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए क्या हुआ है, यह क्रियात्मक समूह बीच में है, इधर 2 कार्बन था, इधर 2 कार्बन था, इसमें क्या हुआ है कि एक साइड दूसरी साइड जो कार्बन परमाणु ना उनकी संख्या में भिन्नता हुई है, बस। बाकी का देखिए इसी तरीके से और भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 NH CH3, ठीक है, और यहाँ पे भी जोड़ देते हैं किसको, CH3 को, ठीक है, तब यहाँ से हाइड्रोजन हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 N CH2 CH3, ठीक है, ऐसे। मतलब इसमें क्या हुआ, देखिए दोनों का फार्मूला सेम रहेगा, दोनों का फार्मूला सेम रहेगा, बस क्या हुआ है कि देखिए 1-2 कार्बन इधर जुड़े थे, इधर 1 कार्बन जुड़ा था, इधर देखिए इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, ठीक है। ऐसे यौगिक को भी हम लोग मध्यावयवी कह सकते हैं, इन दोनों को एक दूसरे का मध्यावयवी कहेंगे। इन दोनों में कौन सी समय होता है, तो आप कहेंगे मध्यावयवता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आशा करता हूँ आपको सब टॉपिक समझ में आ गई होगी। आगे आइए एक और समावयवता बची है, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अगर रिंग चैन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, आप समझ सकते हैं, एक रिंग रहेगी, बाद में वह चैन में बदल जाएगी, लेकिन तब भी उन दोनों यौगिकों के रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र एक समान होंगे। जब रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र एक समान होगा दोनों का, लेकिन उसके बावजूद भी एक रिंग चैन किसी ओपन चैन में बदल जा रही होगी, तब हम उन दोनों को एक दूसरे का रिंग चैन आइसोमर कहते हैं, और ऐसी घटना को कहते हैं रिंग चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखिए जैसे इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास यह यौगिक है CH2 डबल बॉन्ड C, फिर H यहाँ पे कर देते, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास यह यौगिक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, ठीक है। और इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ देते हैं, ये हो जाता है प्रोपीन। क्या हो जाता है दोस्तों, प्रोपीन। और इसको हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं, या इसका साधारण नाम होता है प्रोपिलीन। और इससे एक बहुलक बनता है जिससे पाइप वाइप बनाई जाती हैं, बोतल डिब्बे बनाए जाते हैं, उस बहुलक का नाम होता है पॉलीप्रोपिलीन। यह एक चैन है, कार्बन परमाणु की लंबी चैन है, ठीक है। अब इसका एक समावयवी बनेगा जिसको रिंग फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। देखिए वह इस तरह का यौगिक है, जैसे मान लीजिए यह एक रिंग हो गई, ठीक है, यह एक साइक्लिक यौगिक हो गया। यहाँ पर हर कोने पर कौन होता है, कार्बन। यहाँ पे क्या रहेगा, कोना है तो कार्बन, यहाँ पे कॉर्नर है तो कार्बन, ठीक है। और कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है, लेकिन इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर, एक वैलेंसी इधर दिख रही है, 2 वैलेंसी बाकी है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस कार्बन के एक इधर वैलेंसी है, 2 वैलेंसी बाकी, तो 2 जोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी 2 जोड़ सकते हैं। ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गए। C3H6 इसका फार्मूला हो गया। इसका फार्मूला देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, एक 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। मतलब फार्मूला क्या है, दोनों का सेम है।
इसका और इसका दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणुसूत्र एक समान है, लेकिन यह एक चैन स्ट्रक्चर है और यह एक रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तब हम इन दोनों को एक दूसरे का क्या कह सकते हैं, रिंग चैन आइसोमर कह सकते हैं, और ऐसी समझौता को कहते हैं रिंग चैन आइसोमेरिज्म। तो दोस्तों आशा करते हैं कि पूरी तरीके से जो संरचनात्मक समझौता है यह आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आगे भी वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में अगली समझौता को, मतलब कि अगली वीडियो में हम लोग त्रिविम समझौता को जड़ से पढ़ेंगे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, अगर आप खुशी का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं।